Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavika. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ जो हमारा लीबर एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है उसका एक टॉपिक है व्हाट आर द कंडीशन प्रेसिडेंट टू रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट करने से पहले कौन कौन सी कंडीशन है जो पूरी होनी चाहिए, उसके बाद ही आप रिट्रेंचमेंट कर सकते हो। आज मैं आपको ये बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले कंडीशन है 1 मंथ नोटिस। जब भी आप किसी एम्प्लॉय को निकालते हैं तो आपको 1 मंथ का नोटिस देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप 1 मंथ का नोटिस ना देके 20 दिन का, 25 दिन का, 2 दिन का देते हैं तो माना जाएगा कि आपकी वो कंडीशन पूरी नहीं हुई है और रिट्रेंचमेंट जो है वैलिड नहीं है। तो फिर आपको उस पर्सन को जिसे आपने टर्मिनेट किया था वापस सर्विस पे लगना पड़ेगा और जितने टाइम वो रिट्रेंच रहा है उतने पीरियड की वेजेस भी देनी पड़ेगी। तो इसमें एक बड़ा फेमस केस हुआ था आपका नेशनल आयरन कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। कौन सा केस था आपका? नेशनल आयरन कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें क्या था, एक कंपनी थी, वो 5 दिसंबर 1960 को वाइंड अप में चली जाती है, उसका वाइंड अप हो जाता है। अब उसके 1 महीने बाद, अब कंपनी तो वाइंड अप हो गई तो ऑब्वियसली सभी एम्प्लॉय को निकालना पड़ेगा। तो उसके 1 महीने के बाद 5 दिसंबर जो था, उसके 1 महीने के बाद अलग अलग डेट में जो है एम्प्लॉयज़ की छुट्टी कर दी जाती है। अब एम्प्लॉय मांग करते हैं कि हमें तो 1 मंथ का नोटिस मिला ही नहीं, तो हमें जो है 1 मंथ की जो है वेजेस मिलनी चाहिए। तो इस केस में डिसाइड किया कि 5 दिसंबर को कंपनी वाइंड अप हुई, उसके 1 महीने के बाद उनको निकाला गया। तो इसका मतलब है 1 महीने का नोटिस, तो उनका जो सैलरी थी वो तो ऑटोमेटिकली जा रही है, तो उनको इस केस में नोटिस ऑटोमेटिकली जो है मिल गया। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट आता है आपका राइटिंग। अब ये जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जब टर्मिनेट करता है तो वो जो नोटिस दे रहा है वो नोटिस आपका राइटिंग में होना चाहिए। अगर आप लिखित में नहीं करेंगे तो आपका, क्योंकि आपको पता है 1 मंथ का नोटिस जरूर होना चाहिए, तो कोई कहेगा आपने तो 20 दिन का किया, कोई कहेगा आपने 25 दिन का किया और एम्प्लॉयर कहेगा मैंने तो पूरा 1 महीने का नोटिस दिया। तो इस तरह से बड़ा ही कंफ्यूजन रहेगा जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो सकता है। तो इसीलिए मैंडेटरी किया गया कि नोटिस आप कभी भी वर्बली नहीं दे सकते, ये आपको जो है राइटिंग में ही देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है रीजन फॉर रिट्रेंचमेंट। अब जब नोटिस आप देते हैं तो नोटिस राइटिंग में तो होता ही है, साथ के साथ नोटिस में आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपने रिट्रेंचमेंट किस पर्पज से किया है। क्योंकि एक्ट कहता है कि आप किसी भी एम्प्लॉय को उसे विक्टिमाइज करने के लिए या अनफेयर लेबर प्रैक्टिस की वजह से नहीं निकालेंगे। आपको उसके निकालने के पीछे रेशनलाइजेशन होना चाहिए, इकोनॉमी होना चाहिए, या आपने कोई लेबर सेविंग डिवाइस रखी हो। तो आपका जो रीजन है वो इक्विटेबल होना चाहिए और मेन मोटिव उसका इकोनॉमी होना चाहिए। तो इससे बचने के लिए कि एम्प्लॉय कहे नहीं इन्होंने तो हमें गलत मोटिव से निकाला है और एम्प्लॉयर कहे नहीं मैंने तो ठीक मोटिव से निकाला है, तो कोर्ट ने कहा आपको उसमें रीजन लिखने पड़ेंगे कि किस किस बेसिस पे निकाला है, ताकि कभी डिस्प्यूट हो तो कोर्ट आराम से देख सके कि वो रीजन क्या क्या थे। अब नेक्स्ट है नोटिस पीरियड मस्ट एक्सपायर। देखिए, 1 महीने का नोटिस दिया जाता है तो रिट्रेंचमेंट करने से पहले वो पूरा 1 मंथ जो है एक्सपायर हो जाना चाहिए, तभी आप उस व्यक्ति को रिट्रेंच कर सकते हैं। अगर 1 मंथ का नोटिस है तो आप उसे 29 दिन पहले भी, मतलब 1 दिन पहले 29 दिन हो गए और 1 दिन बचा है, तब भी आप अगर उसे रिट्रेंच कर देंगे तो माना जाएगा ये इनवैलिड रिट्रेंचमेंट है और आपको उस व्यक्ति को दोबारा रखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट होता है पे वेजेस फॉर द पीरियड ऑफ नोटिस। देखिए, या तो आपको जो है 1 मंथ का पीरियड पूरा एक्सपायर हो जाना चाहिए, लैप्स हो जाना चाहिए। अगर आप उससे पहले उसे निकालना चाह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल 25 दिन के बाद या 20 दिन के बाद, तो आपको नोटिस पीरियड का जो 1 मंथ है उसकी पूरी वेजेस जो है एम्प्लॉय को देनी पड़ेगी। ये इसलिए दिया जाता है ताकि एम्प्लॉय जो है कहीं और सर्विस ढूंढ सके और उसे इतनी ज़्यादा सफरिंग ना हो। अब लास्ट आता है आपका पे रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। देखिए, जहाँ पर भी रिट्रेंचमेंट हुआ है वहाँ पे लेबर को जिसे आपने टर्मिनेट किया है उसे रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन मिलेगा। इसमें एक बड़ा फेमस केस हुआ था SBI वर्सेस मनीग्रा। कौन सा केस था? SBI वर्सेस मनीग्रा। इस केस में जब कंपनी ने जो है बैंक ने अपना एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया
तो साथ के साथ उन्होंने उसमें टर्मिनेशन की डेट भी लिख दी थी। तो अपॉइंटमेंट लेटर भी था और उसमें टर्मिनेशन लेटर भी थी। तो अब एम्प्लॉय टर्मिनेट डेट आते ही वो ऑटोमेटिकली जो है कंपनी से निकल गए। अब उन्होंने केस फाइल कर दिया। तो कोर्ट ने डिसाइड किया कि कंपनी कोई भी एक कंपोजिट ऑर्डर पास कर सकती है, उसमें अपॉइंटमेंट की डेट भी दे सकती है, उसमें टर्मिनेशन की डेट भी दे सकती है। तो अगर टर्मिनेशन की डेट ऑलरेडी उन्होंने दे रखी है तो इट मीन्स कि ये जो है रिट्रेंचमेंट में, अब आपको जो है रिट्रेंचमेंट की डेफिनेशन में नहीं है क्योंकि आप तो ऑटोमेटिकली रिटायर हो रहे हो उसमें, तो ये जो है आपको फिर आप कंपनसेशन के लिए भी एंटाइटल नहीं हो, क्योंकि रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन तभी मिलता है जब आप रिट्रेंचमेंट की डेफिनेशन में कवर होते हो। इसी से रिलेटेड एक और केस था बड़ा फेमस, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार वर्सेस धर्मपाल का। कौन सा केस था? गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार वर्सेस धर्मपाल। इस केस में क्या था, यूनिवर्सिटी ने एक माली को रखा, बाद में उन्हें से रिट्रेंच कर दिया और साथ के साथ रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन भी दे दी। अब माली ने कहा कि मुझे तो रिट्रेंचमेंट जो कि कंपनसेशन मिली है वो बहुत ही कम है, इसलिए मेरा रिट्रेंचमेंट इनवैलिड है, मुझे दोबारा सर्विस पे रखा जाए। अब ये केस जो है कोर्ट में गया, तो कोर्ट ने डिसाइड किया कि कोई भी कंपनी रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन अपनी मर्जी से नहीं दे सकती, उसका एक फॉर्मूला है और उसी हिसाब से रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन देनी पड़ेगी। ये फॉर्मूला क्या है कि आपको 15 डेज की एवरेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और एनी पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ की देनी पड़ती है। और हम ये जो बोलते हैं कि 15 डेज की एवरेज सैलरी, तो यहाँ पे हमने एवरेज सैलरी वर्ड यूज किया है। तो एवरेज सैलरी किसे कहते हैं? जिस डेट को हमें निकाला गया है, जिस डेट को हमारा रिट्रेंचमेंट हुआ है, उस डेट से पहले की 3 महीने की सैलरी को हम ऐड करके उसे 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो वो आपकी क्या निकल जाएगी? 3 मंथ्स की एवरेज सैलरी। उसी बेसिस पे आप हर कंप्लीटेड ईयर के लिए 6 महीने से जितना पार्ट ज़्यादा होता है उसके लिए 15 डेज की सैलरी कैलकुलेट करोगे। और गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार वर्सेस धर्मपाल के केस में यूनिवर्सिटी ने इसी मेथड से जो है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन मालिक को दी थी। तो उन्होंने कोई गलती नहीं करी है, तो उन्होंने कहा रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन बिल्कुल ठीक मिली है, इसलिए रिट्रेंचमेंट भी वैलिड है। और जो धर्मपाल ने, जो माली था, उसने जो अपनी प्ली डाली थी वो बिल्कुल गलत है। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि रिट्रेंचमेंट करने से पहले कुछ कंडीशन होती हैं जो हमें पूरी करनी होती है। अगर वो पूरी नहीं हुई तो रिट्रेंचमेंट इनवैलिड माना जाता है और उस व्यक्ति को जिसे हमने निकाला है दोबारा सर्विस पे रखना पड़ता है, और जितने महीने के लिए वो रिट्रेंच रहा उतने महीने की सैलरी भी देनी पड़ती है। तो मैं क्विक रिवीजन में एक बार और बता देती हूँ क्या क्या ये कंडीशन है। एक तो 1 मंथ का नोटिस होना चाहिए, नोटिस हमेशा राइटिंग में होना चाहिए, नोटिस में हमेशा रीजन भी लिखे होने चाहिए, नोटिस का 1 मंथ का जो पीरियड है वो लैप्स हो जाना चाहिए। अगर 1 मंथ का पीरियड लैप्स नहीं हुआ है तो आपको 1 मंथ की नोटिस देना पड़ेगा, और जिस दिन आप रिट्रेंच कर रहे हो उस दिन उसे एक फॉर्मूले के हिसाब से रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन भी देनी पड़ेगी। तो ये था आपका कंडीशन प्रेसिडेंट टू रिटायरमेंट। तो आई थिंक कि आपको मेरा लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बुक पे बड़ा बुकिश लैंग्वेज में दिया होता है, तो आई डू होप कि आपको बड़ा क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ है तो लाइक और शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी मत करिए। दैट्स ऑल फॉर माय लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।